Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. A very warm good morning, everyone. My name is Isha, and today I'm here to explain Union Budget 2025. तो बात करते हैं, आपका क्या बजट है? मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग बात नहीं कर रही, जस्ट इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे थोड़ी सी बातचीत करके ईजीली दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बजट को सबसे पहले समझने में। यूनियन बजट 2025 जो इस साल 1 फरवरी को पेश हुआ है, उससे पहले वो वर्ड का मतलब समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स मतलब क्या और एक्सपेंडिचर मतलब क्या? रिसिप्ट्स जानी वो जो सरकार के पास पैसा आता है, और एक्सपेंडिचर जानी वो जहाँ पर वो खर्च करती है, वो पर्टिकुलरली फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, तो बजट का क्या मतलब हुआ? इट्स द स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें बताती है कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है और वो कौन सी फील्ड में आने वाले हमारे फाइनेंशियल ईयर में खर्चा करने वाली है। ऑलराइट, अगर हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आपको पता है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब समझते हैं। आज तक आपने हर एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग छोटी से छोटी, जो बंदा पॉलिटी सीख रहा है या फिर पॉलिटी एकेडमिकली उसके पास रही है बिफोर कमिंग टू द सिविल सर्विसेज, तो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग आई थिंक सबको पता होएगा क्या संविधान। बट उसको डिफाइन करना, क्योंकि मेंस के लिए भी तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो रेयरली किसी को पता होएगा। सो आई विल एक्सप्लेन यू वो पॉलिसीज़, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारी सरकार बनाती है। किसके लिए मैम? हमारे देश को चलाने के लिए। उसको हम संविधान बोलते हैं। और ये किस में लिखा होता है? वो हमारी एक बुक होती है, उसको ये संविधान बोलते हैं। अ बुक दैट कंटेन्स ऑल द पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रन द कंट्री बाय अ गवर्नमेंट। अभी अगर हम यूनियन बजट के बारे में बात करें तो यूपीएससी के फेवरेट क्या होते हैं? आप लोग नहीं हो मैम, खो दो, दिमाग से निकाल दो ये चीज़, आप बिल्कुल भी फेवरेट नहीं हो। आर्टिकल्स उनके बहुत फेवरेट हैं। तो आर्टिकल्स के रिगार्डिंग बात करें तो जैसे कि हमारा 266 में लिखा हुआ है, बट इससे आने से पहले, क्योंकि आर्टिकल्स के बारे में बात करना ना बंदा ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो जाता है कि हाय औखा काम। उसके पहले मैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात बता रही थी, तो हमारे संविधान में सबसे पहले बजट तो लिखा ही नहीं हुआ। हमने इतनी बजट की बात कर ली, बट थोड़ी सी अलग सी बात है कि बजट नहीं लिखा। जैसे मैंने स्टेटमेंट डेफिनेशन में बताया, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिटन। ठीक है, अगर अभी आर्टिकल्स पर तो आना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। तो 266 आर्टिकल हमें क्या बताता है कि जो हमारी सरकार है वो पैसा नहीं निकाल सकती कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। क्यों नहीं निकाल सकती मैम? सरकार है, वो तो कुछ भी कर सकती है। बट लिसन, हमारे पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना या फिर पार्लियामेंट की परमिशन के बिना वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से नहीं निकाल सकती। अभी मैं पार्लियामेंट नहीं बताने वाली कि पार्लियामेंट क्या होता है। जिसको पता है ना, अच्छे से कमेंट सेक्शन में एक बार मैसेज कर दो कि मैम हमें पार्लियामेंट आता है। अभी मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगी उसकी। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 112 से लेकर 117 की बात करें, ये जो सारे हमारे फाइनेंशियल मैटर्स के रिगार्डिंग बातें होती हैं, हम इस आर्टिकल में कवर करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद लेट्स कम ऑन 114 जो पार्ट 3 है। आर्टिकल में हमें क्या पता लगता है? सेम, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ। इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ से आप क्या समझते हैं? मैम लॉ जब इनैक्ट नहीं हुआ, इतनी अच्छी डेफिनेशन, कमाल है, पास हो आप। बट जोक्स अपार्ट, इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ का मतलब होता है जब तक बिल नहीं पेश होता, एक्ट नहीं बनता, ऑफिशियली मतलब वो लॉ नहीं बनता, तब तक पैसा नहीं निकाल सकती। कौन? आप नहीं, सरकार। सरकार नहीं निकाल सकती। कॉन्स्टिट्यूशन फोकसेस दैट नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ, जब तक लॉ नहीं बनता। तो हमने 3 आर्टिकल तो पढ़ लिए। कौन से? 266, और इसमें हमारे फाइनेंशियल मैटर्स, और आर्टिकल 114 का थर्ड पार्ट। इसके अलावा जो क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है हमारे पीसीएस यूपीएससी में, क्या होता है कि क्या स्टेट बजट बना सकती है? तो द आंसर विल बी येस, स्टेट बजट बना सकती है। और आर्टिकल 202 हमें ये बताता है, यहाँ पे नहीं लिखा गया, बट जो चीज़ें हमारे कंटेंट में नहीं भी हैं उसके हट के भी हमने तैयारी करनी है। ये आपको हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो ये इस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। ऑलराइट, तो स्टेट, हमें जो हमारा स्टेट है वो बजट बना सकती है, दैट इज रिटन इन आर्टिकल 202।
कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, लेट्स मूव टू। तो जैसे हमें दिख रहा है हमारे निर्मला सीतारमण जी बैठे हुए हैं, कुछ ऑफिस में वो बैठे हैं, वो कुछ लिख रहे हैं, उनका ही होएगा वैसे तो ये कौन है? आप बोलोगे मैम कमाल करते हो, हमें इतना नहीं पता कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के। चलो मैंने मान लिया फाइनेंस मिनिस्टर तो हैं, बट कौन सी डिवीजन में, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं? सो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं याद रखने के लिए, क्योंकि इनमें से ही कई बार क्वेश्चन बन जाता है। कोई आइडिया नहीं होता किसी चीज़ का, बेसिक से भी बेसिक क्वेश्चन बन जाता है, बट हमें वो चीज़ें आती नहीं होती। सो ध्यान से, आराम से, कामली, अच्छे से आप वीडियो देखो और हर छोटी सी छोटी चीज़ को समझने की कोशिश करो कि जो हमारी बजट डिवीज़न होती है उसके अंडर हमारा एक डिपार्टमेंट होता है, जो कि क्या नाम होता है डिपार्टमेंट का? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उनके जो मिनिस्टर हैं, जो बेसिकली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो हमारे सीतारमण जी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हमें क्या लिखा हुआ है कि शी मेड अ रिकॉर्ड। अच्छा, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है किस चीज़ के रिगार्डिंग? 8th कॉन्जिक्यूटिव बजट। अच्छा, ये बात पे आने से पहले ना मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। मनमोहन सिंह जी हो गए, जानते होगे आप, इतना तो मेरे को लगता है जो देख रहा वीडियो बंदा जानता ही होगा वो कौन थे। ठीक है, मोरारजी देसाई हो गए, और हमारे अगर सीतारमण जी की बात करूँ मैं, ठीक है, इनके रिगार्डिंग काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि मैम 10 बार किसने पेश किया लॉन्गेस्ट स्पीच, वर्ड्स, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको अच्छे से मैं क्लियर कर दूँ कि इनमें क्या क्या डिफरेंस था पर्सनैलिटीज़ में। सबसे पहले हमारे सीतारमण जी की बात करते हैं। इन्होंने 8th कॉन्जिक्यूटिव बजट पेश की है, 8th टाइम कंटिन्यूसली, 7 बार तो इनका हो गया था, 8th टाइम इन्होंने ये जो 2025 1 फरवरी को हमारा बजट पेश 8th टाइम इन्होंने किया है। और 10 बार, अभी आप बात सोचने की वाली है कि मैम 10 बार मोरारजी देसाई ने किया था ना, इतना तो आइडिया ना, 10 बार किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। ठीक है, तो फिर लॉन्गेस्ट मतलब रिकॉर्ड तो उनका बनना चाहिए, बट क्या डिफरेंस था कि उन्होंने कॉन्टीन्यूसली नहीं किया, तोड़ मरोड़, आराम 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 से, समझ रहे हो, आराम से उन्होंने पेश किया कि धीरे धीरे करके, मतलब प्रेजेंट किया आप कह सकते हो। बट शी इज़ द लेडी जिन्होंने रेगुलरली, आप कह सकते हो कंटिन्यूसली टर्म पे जो हमारा बजट है उसको पेश किया। तो 10 बार वैसे अगर याद रखने के लिए तो उन्होंने किया, बट नॉट विथ कंटिन्यूसली स्लॉप, आप कह सकते हो। इनका कॉन्टीन्यूसली था, 8 टाइम इन्होंने पेश किया। और मनमोहन सिंह जी की जो मैंने बात की थी वो किसके रिगार्डिंग की थी? अच्छा, वैसे तो लड़कियों को माना जाता है कि वो ज़्यादा वर्ड्स बोलती हैं ना, ज़्यादा बोलती हैं, ठीक है, बट वर्ड्स के इन द सेंस में यहाँ पर थोड़ा सा वाइस वर्सा हो गया कि हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा लंबी इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स हमारी स्पीच दी थी, बजट की स्पीच आप कह सकते हो प्रेजेंट की थी। और यही बात अगर हम टाइम के अकॉर्डिंगली कह दें तो 2 घंटे, उल्ट नहीं हुआ, वाइस वर्सा नहीं हुआ, फिर भी ये ज़्यादा बोल गई। ठीक है, तो मतलब याद क्या बोल रखना है आपको कि वर्ड्स और हम कह सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं हमारे इंडिया में जिन्होंने लॉन्गेस्ट स्पीच दी थी। वर्ड्स के अकॉर्डिंगली मनमोहन सिंह जी, और अगर हम टाइम की बात करें तो निर्मला सीतारमण जी। इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 3 पर्सनालिटीज़ जो हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट, मतलब क्या क्या चीज़ें की। नेक्स्टली चलो मुद्दे पे ही आते हैं कि उन्होंने क्या बोला। कॉपी पेस्ट सुने कभी? कॉपी पेस्ट मतलब कॉपी पेस्ट, जो लिखा है मतलब कॉपी किया पेस्ट कर दिया। ठीक है, वैसे ही जब हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई, सारी पार्लियामेंट बैठी थी, हमारे मोदी जी बैठे हुए थे, तो सीतारमण जी आई खड़ी होके, मतलब उन्होंने अपना पेज सा पकड़ा हुआ था, स्टार्ट किया बोलना। और क्या उन्होंने सबसे पहला मुद्दा रखा कि जो सरकार, हमारी जो सरकार थी, ठीक है, जिस चीज़ पे पहले ही काम कर रही थी, हमें वो चीज़ को इन्हांस करना है, उस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, एफर्ट्स लगाने हैं। जो पहले वाले मुद्दे थे, अब वो क्या क्या थे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो, हम ग्रोथ पे काम कर रहे थे, हमारी डेवलपमेंट भी एम था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, और वेरी इंपॉर्टेंट इन्हांस स्पेंडिंग ऑफ मिडिल क्लास, कि जो हमारी स्पेंडिंग है, मिडिल क्लास के पास क्या होता है ना, जितना पैसा होता है कंजम्पशन में खर्च हो जाता है, ना सेव होता है। वो एक बीच वाली एक ऐसी क्लास है जो ना इधर की ना उधर की, ठीक है, उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और हमसे सबसे ज़्यादा कोई नहीं ये चीज़ समझ सकता। तो गवर्नमेंट का हमेशा ये मुद्दा रहता ही रहता है मिडिल क्लास के लिए, बट वो पूरा
चलो कंट्रोवर्सी नहीं करते, ठीक है ना, होता भी है नहीं भी होता, चलो अलग बात है, ठीक है। तो ये जो सारे हमारे पॉइंट्स हैं, इन्होंने क्या बोला कि यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी कनेक्टेड हर बजट स्पीच स्टेटिंग दैट दिस बजट कंटिन्यूज द गवर्नमेंट, मतलब ये जो हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं, ये पहले हमारे मुद्दे उठे हुए हैं, उन पे हम और काम करेंगे और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं बनाते हैं कि नहीं। और उनकी स्पीच में जो 4 वर्ड्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया वो कौन से हैं? गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी। अभी मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ अन्नदाता की। अन्नदाता कौन होते हैं? हमारे फार्मर्स। अभी एमएसपी की बात ही ले लो आप, जो ये इनका इशू चल रहा है, अभी उनका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या निकला वगैरह, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। बट इन्होंने क्या बोला कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम कंट्रीब्यूट करेंगे इन द सेंस कि ये 4 फील्ड्स के रिगार्डिंग वो अपना बजट, मतलब कुछ स्कीम्स लेकर आएंगे। अब तक कितने लेकर आए हैं? आपका क्या मानना है कि इन्होंने आज तक इन सब के रिगार्डिंग, अगर हम नारी की बात करें, किया कुछ? चलो काफ़ी कुछ किया भी होएगा, सबके इम्पैक्ट और आप कह सकते हो नेगेटिव फ्लॉज और पॉजिटिव अप्रोच अपने अपने होते हैं। बट इस स्पीच में इन्होंने चलो हमें बता दिया कि 4 चीज़ों पे ये खास करके ध्यान रखेंगे। तो हम देखेंगे ये क्या क्या स्कीम्स लेकर आएंगे, क्या क्या करेंगे। ऑलराइट, एमएसपी पे मैं नहीं जा रही, कंट्रोवर्सी नहीं करते हम, ठीक है। नेक्स्टली बजट विकसित भारत। विकसित भारत, भारत आपके लिए क्या? वो भारत जहाँ पर लोग गरीब हैं, वो भारत यहाँ पर इतना एक यूथ एजुकेटेड होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से उसको सुसाइड करनी पड़ रही है। फार्मर्स जिनके पास लैंड्स हैं बट उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कल्टीवेटर्स मशीन्स ले सके। आप भारत से क्या समझते हो? इतना तो नहीं खराब हमारा भारत कि उस पर इतना इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा। इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद स्टिल वो डिटरमिन्ड है अपने इनोवेशंस के लेके, वो मेहनती है। तो अब हमने विकसित भारत से क्या समझना है कि भारत का जो विकास होता है कैसे होता है? गरीबी ना रहे, ज़ीरो पावर्टी। पावर्टी का क्या मतलब होता है आपको पता है ना, कि जहाँ पर लोग पावर्टी स्ट्राइक कर, गरीबी होती है, इतने उनकी पर कैपिटा इनकम इतनी नहीं होती, वो खुद के लिए मतलब इतने आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है, अपना पेट भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। तो भारत हमें वो चाहिए जहाँ पर ये ना रहे, पावर्टी बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो हो और लोगों को ये प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। वो हमारा विकसित भारत है। वो भारत जो एजुकेशन के नाम पे स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो अच्छी प्रोवाइड करे, ताकि जो बच्चे स्टार्टिंग से जहाँ उनका बेस बनता है उनकी जो बेस है वो बिल्कुल ख़राब ना हो, उनकी क्वालिटी अच्छी मिले। एक सिविल सर्वेंट क्या होता है? जो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों रख के एक पॉजिटिव सॉल्यूशन ढूंढता है कि इस चीज़ को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो रिफॉर्म्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे फ्यूल की तरह काम करते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, और ये हमारे सारे पिलर्स हैं, ठीक है। हमारी जो स्पिरिट, हमारे अंदर स्पिरिट कहाँ से आती है? टुगेदरनेस से, और उसको क्या हम बोलते हैं? इंक्लूसिविटी, ठीक है। तो रिफॉर्म ज़रूरी है, सब हम टुगेदरनेस से हम सबको इकट्ठा लेकर चलेंगे, डेवलप हर एक फील्ड में करेंगे ताकि हम विकसित भारत तक पहुंच पाएँ, और ये सारे हमारे पिलर्स हैं। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। देखो हमने अन्नदाता फार्मर्स के रिगार्डिंग एमएसपी, ये 1-2 चीज़ रिगार्डिंग हमने बात की, बट हमारी सरकार क्या बात करती है? मेरी बात फिर भी एक टाइम के लिए मायने नहीं रखेगी। सरकार की बात जो उसने 1 फरवरी को की है, जो स्कीम्स की बात उसने की है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम थोड़े से भी स्टडी करते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। सबसे पहले हमारे याद है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक योजना हमारे सामने आई है, एक ऐसी स्कीम जो हमें क्या बताती है कि जो हमारी सरकार है करीबन 100 रीजन्स तक मतलब हेल्प करेगी वो एग्रीकल्चर में, वो फार्मर्स को जिनको एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, ठीक है, 100 रीजन्स तक करेगी, और इससे 1.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। अब हम देखते हैं कि ये योजना से किसको फ़ायदा होता है, किसको नहीं होता। ये इन्होंने हमारे सामने एक स्कीम रखी है कि 1.7 करोड़ इन्होंने डाटा एक बार दिया है। इनका मोटिव क्या है कि रूरल प्रॉस्पेरिटी जो इनका एम्बिशन है, और एक्चुअली एम्बिशन हमारा भी है,
रूरल प्रॉस्पेरिटी एवरीवन वांट। क्यों? क्योंकि वो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर में इतनी प्रॉब्लम है। वैसे तो उनका बेसिक प्रिंसिपल ही रह गया है वो। मोस्टली इन द रूरल एरियाज पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, और अगर उनकी फील्ड्स में उनको अच्छा चीज़ नहीं मिलेगी, सो हाउ दे विल सर्वाइव, यू टेल मी। तो ये योजना हमें क्या बताती है कि करीबन 100 डिस्ट्रिक्ट में वो डेवलपमेंट लेकर आएंगे, फार्मर्स को हेल्प करेंगे, एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कॉटन प्रोडक्टिविटी। चलो अच्छी बात है, हमारी छोटी छोटी प्रोडक्शन लेवल्स पे कॉटन की भी बात की जा रही है। इन्होंने क्या बात की है कि 5 साल का मिशन, 5-year मिशन टू फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। अच्छा, कॉटन के जो प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन खुद है, उसका एक्सपोर्ट्स करवाना, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ये इनका एम्बिशन है। मेरे को याद है 2013 तक, 2000 से 2013 तक ना हमने ध्यान दिया था, मतलब एक मिशन भी था, आप कह सकते हो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात की गई थी कॉटन की, और 80% तक वो बढ़ी भी, ठीक है। वैसे इस बार भी इन्होंने कॉटन पे ध्यान दिया है कि हम एक्सपोर्ट्स भी करेंगे और इसकी प्रोडक्शन को भी आगे लेकर जाएंगे। अच्छी बात है, काफ़ी एक नया चीज़ हमें मिली है। मखाना बोर्ड्स इन बिहार में मखाना बोर्ड सिस्टम। देखो, सबसे पहली चीज़ कि बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ पर 90% प्रोडक्शन होती है मखानास की। मखाना आपने खाए हैं कभी? मैंने सोचा इतना सीरियस माहौल चल रहा है, चलो खाने पीने की बात कर रहे हैं, मेरे को तो भूख लगी है सच्ची में। सर टाइम क्या हुआ है? छोड़ो, नहीं, जोक्स अपार्ट। तो मखाना बोर्ड्स में हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो क्या किस चीज़ पे फोकस करेगी, टू सेटअप प्रोडक्शन प्रोसेसिंग बोर्ड्स लेकर आने का क्या मतलब हुआ कि उनके मार्केटिंग स्टाइल, उनकी वैल्यू एडिशन करना, ठीक है। अब वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है हमारे बिहार में, ठीक है, इतना वो हमें बेनिफिट देते हैं, तो उनके मार्केटिंग स्ट्रक्चर, उनकी वैल्यू एडिशन करना ये सरकार का फ़र्ज़ है कि नहीं? सबसे ज़्यादा वहाँ से आता है हमें। तो ये चीज़ का भी फैक्टर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मखाना बोर्ड हमारे सेट हुए नहीं है, मतलब कि इन्होंने स्कीम रखी है। यहाँ पे अगर हम आए नेशनल मिशन ऑन HYV सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन जब वो आई थी उसके बारे में सबसे पहले हमें पता लगा था कि ऐसी सीड्स हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हाई क्वालिटी की सीड्स हैं। तो इस बार का जो मिशन है हमारी स्कीम में, वो किस चीज़ को मद्देनज़र रखता है कि सीड्स जो होंगी पेस्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनमें कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए, कि जो हमारी सीड्स को पेस्ट रेजिस्टेंस होनी ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी हो। मेरी बात सुनो, इतनी मेहनत एक किसान कर रहा है, अगर उसकी सीड खराब हो गई, आप जिम्मेवार हो या मैं? बताओ, क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करना वो भी सरकार की है कि नहीं? तो वैसे ही टारगेट हमारा क्या है कि अच्छी सीड्स देना, पेस्ट रेजिस्टेंट, क्लाइमेट से कोई प्रॉब्लम ना आए क्योंकि उसकी मेहनत भी वेस्ट ना जाए, प्रोडक्टिविटी, हमारा अन्न अच्छा हो, हम अच्छा खाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे नेशनल मिशन में हमें बात की गई है कि अच्छी सीड्स के रिगार्डिंग, हाई क्वालिटी सीड्स फोकस की गई हैं। उसके बाद हम कहते हैं एनहांस क्रेडिट थ्रू KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। इंट्रोडक्शन कब हुई थी? 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड हमारा आया था। अभी ये बजट में उन्होंने क्या किया, लिमिट जो है बहुत ज़रूरी है किसान के लिए कि उनकी लिमिट पहले, मेरे लिए तो पहली बात की पहले ही कर देनी चाहिए थी, बट स्टिल देर आए दुरुस्त आए, कि अगर इन्होंने ये चीज़ फैसिलिटी की है तो इससे फार्मर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी, कि इन्होंने इनकी जो लोन की लिमिट है वो 3 से 5 लाख तक तो ऑलमोस्ट कर ही दी है, 5 लाख तक कर दी है, ठीक है। और इससे 7.7 करोड़ को इनका डाटा है कि कहने की बात है 7.7 करोड़ हमारे फार्मर्स, ठीक है, हमारे फिशरमैन, डेयरी फार्मर्स, इनको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये हम सारी किस चीज़ की बात करते हैं, रिगार्डिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड बिल्डिंग रूरल प्रोस्पेरिटी। मतलब मैंने वही बात बताई कि रूरल एरियाज़ की प्रोस्पेरिटी इनका एम्बिशन है, और इसके लिए इन्होंने ये स्कीम्स हमारे सामने रखी हैं, और ये हमारा पहली बात फर्स्ट इंजन था हमारे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की स्कीम्स हमने पढ़ी, बट उसके साथ एक और चीज़ हमें देखने को यहाँ पर मिलती है, आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस। अच्छा, पल्सेस का भी ध्यान रखा है, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने हमारी तुर, उड़द एंड मसूर, ये सारी मतलब जो हमारे पल्सेस हैं उन पे काफ़ी फोकस किया। उनका क्या कहना है कि डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स। तो
देखो हाई क्वालिटी सीड्स, जैसे हमने मिशन की बात की, अच्छी सीड्स होंगी, पेस्ट रेजिस्टेंस होंगी, है ना, क्लाइमेट का कोई इशू नहीं होएगा अच्छी क्वालिटी सीड्स को। तो वैसे ही हमारे पल्सेस में भी उन्होंने बात की कि डेवलपमेंट इस तरीके से करनी है कि क्लाइमेट में का कोई प्रॉब्लम ना दे हमारे पल्सेस की सीड्स को, प्रोटीन हो। अभी आज के टाइम की बात करूँ तो खाना ऐसा है कि अभी डेथ रेट का अगर हम कंपेयर करें पहले से, तो काफ़ी एज में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है कि पहले जो लोग थे वो 80-90 साल तक जीते थे, ठीक है। बट आज का जो रेट है आपके अकॉर्डिंगली कितना है? मैं आपकी डेथ की बात नहीं कर रही, चिल रिलैक्स, ठीक है। मेरा क्या मकसद है ये बात बोलने का कि डिफरेंस हमें काफ़ी देखने को मिला है आज के कंपेटिवली, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे खाने में इतना प्रोटीन नहीं होता, हमारे खाने में अभी वो चीज़ें नहीं हैं जो हमें इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो ये चीज़ पे भी हमारे पल्सेस, हमारी प्रोटीन, हमारी हेल्थ पे ये इस बार ध्यान दिया गया है कि उन्होंने क्या बोला है कि प्रोटीन कंटेंट हो, और प्रोटीन कंटेंट हो और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी इज़ द बेसिक की, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं इंडिया पोस्ट एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी। देखो अभी भी रूरल इकोनॉमी की बात चल रही है। कैटलिस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जो चेंज लेकर आएगा, ठीक है। तो इंडिया कैसे कैटलिस्ट है और इंडिया की पोस्ट कैसे कैटलिस्ट है, इन्होंने बताया हुआ है रूरल कम्युनिटी के रिगार्डिंग कि डाटा अगर आपको मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस, मतलब रूरल पोस्ट ऑफिस की जो मतलब रिक्रूटमेंट आप कह सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें ये सामने आई हैं। हमारे जो कहते हैं कि हमारे डीबीटीज़ हैं, ठीक है, हम कहते हैं डाक सेवक्स हैं, उनकी पोस्ट बढ़ाई गई है। किसके लिए? इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? जो हमारे रूरल लोग हैं, ठीक है, जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, उनको अच्छी पोस्ट मिलेगी, वो मतलब अच्छी सेवक्स बनेंगे, ठीक है। वो तब मिलेगी जब सरकार देगी, जब तक वो नहीं देगी तब तक वो फार्मिंग में ही इंडल्ज है, और वो भी खराब है, आप ये लगा लो, ठीक है। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए, रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए सरकार को कंट्रीब्यूट, इन्वेस्ट, ये सब चीज़ों में करना बहुत ज़रूरी है, और ये हमें स्कीम्स पता लग रही हैं, ठीक है। क्रेडिट सर्विसेज की ऑब्वियसली जो हमारे क्रेडिट सर्विसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए उन्होंने भी अपना कुछ सेट करना है, स्टार्ट करना है, क्रेडिट सर्विसेज उनको प्रोवाइड करने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे एग्रीकल्चर का एक इंजन हो गया। अभी एमएसएमई की बात करते हैं, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये हमारे ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं जो कि मीडियम लेवल, मतलब लार्ज वाले नहीं होते, मीडियम और छोटे लेवल के जो हमारे एंटरप्राइजेस होते हैं। बट इन पे भी हमको कुछ चेंजेस, बदलाव जो हमारी सरकार ने दिखाए हैं वो क्या है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के रिगार्डिंग। लेट्स सी, पहले क्या होता था, मतलब करंट की बात करते हैं, जो बंदा 1 करोड़ तक इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, वो माइक्रो एंटरप्राइज में आता, ठीक है। बट अगर हम रीसेंट डाटा जो हमने हमारे बजट में हमें पता लगा है, ठीक है, कि इन्होंने हमारे आगे पेश किया है, कहते 2.5 करोड़ तक अगर कोई इंसान, ठीक है, इन्वेस्ट करेगा तो वो एंटरप्राइज, मतलब ये तो वो माइक्रो एंटरप्राइज में आएगा। वैसे ही हमारे 10 करोड़ वाले जो हैं, अगर वो करते तो वो स्मॉल में आते। बट अगर हम अभी आज की बात कर रहे हैं ना, रीसेंट डाटा की बात कर रहे हैं, तो 25 करोड़ में अगर इन्वेस्ट करोगे, आप कोई इंडस्ट्री चलानी है, 25 करोड़ में इन्वेस्ट करोगे तो स्मॉल एंटरप्राइजेस में आओगे, ठीक है। 50 तक करोगे तो मीडियम में। और ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि करंट की सिचुएशन क्या थी, और सिनेरियो इज शिफ्टेड इनहैंस कह सकते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट लेवल उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया कि कोई भी एंटरप्राइज को इन्वेस्ट करने के लिए अभी ज़्यादा करना पड़ेगा टू कम इन दीज कैटेगरीज। और अच्छा, इन्वेस्ट करने की बात तो कहते बढ़ा दी, बट आपको नहीं लगता रिजल्ट भी तो बढ़ेगा? अभी टर्नओवर देखो, इतना इन्वेस्ट करोगे तो हमें रिजल्ट भी तो चाहिए ना। टर्नओवर देखो, 5 करोड़ तक अगर टर्नओवर मिलता किसी एंटरप्राइज को तो वो माइक्रो में आता, 50 मिलता तो स्मॉल में आता, 250 मिलता तो मीडियम में आता। बट जो टर्नओवर की शिफ्ट की गई है वो कैसे है कि अगर 10 करोड़ मिलेगा तो वो माइक्रो में आएगा, ठीक है। 100 करोड़ का अगर टर्नओवर हो गया, बात सुन रहे हो, 100 करोड़ कम नहीं होते, बिल्कुल कम नहीं होते। 100 करोड़ का जो टर्नओवर अगर करोगे तो स्मॉल एंटरप्राइज में आपकी कैटेगरी को गिना जाएगा, और 50, 500 को, ये तो लार्ज को भी
अभी मात दे रहे हैं मैं क्या बोलूँ, ठीक है, 500 का 100 करोड़ का, ठीक है, टर्नओवर करोगे तो आप मीडियम में आओगे। तो ये हमें सारा करंट और रिसेंट का स्ट्रक्चर पता लगा। ये करंट डाटा मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि हमारा क्या सिस्टम मोस्टली रहा है और रिसेंट में क्या क्या चेंजेस आप कंपेयर कर सकते हो, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्टली मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस ऑन, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग मिशन, अभी इस चीज़ का क्या मतलब है कि क्या चीज़ों पे फोकस करना, ठीक है। ये मिशन के अंडर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे बिजनेसेस के लिए, ठीक है, वर्कफोर्स के लिए, जैसे हमें बताया हुआ है ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, वाइब्रेंट डायनामिक एमएसएमई सेक्टर। अभी हमारा मिशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर तक तो नहीं रह गया। एमएसएमई हमारा इंजन है, हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको उसमें क्रेडिट फैसिलिटीज़ लेके आना चाहते हैं। किस चीज़ के लिए? ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है, एक वाइब्रेंट डायनेमिक बने, ठीक है। वैसे ही हमारे ये भी एक मिशन है एमएसएमई के अंडर ही, ताकि उनके बिजनेस स्ट्रांग हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, इकोनॉमी स्ट्रांग हो, ठीक है। फ्यूचर रेडी, हमारे फ्यूचर में जो हमारी डिमांड्स हैं, मतलब जो जॉब्स हमारे पास आएंगी, हम चाहते हैं कि उसकी जो वर्कफोर्स हो वो अभी से रेडी हो, ठीक है। फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर इन डिमांड जॉब्स, ठीक है, डायनेमिक सेक्टर बन जाए एवरीबॉडी। टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा रोल रहेगा। देखो टेक्नोलॉजी का हमेशा से रोल रहा है अपने इनोवेशंस के लिए, और वो चाहिए भी होती है न्यू इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी की बात की गई है, अच्छे प्रोडक्ट्स की बात की गई है, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट, मतलब ये सारे बिजनेस के लिए, डाइवर्जन के लिए, डायनामिक के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए इम्प्रूवमेंट, ये सारी डेवलपमेंट ये मिशन में हमारी बात की गई है। तो एमएसएमई के रिगार्डिंग ये चीज़ें। तो हमारे अभी तक हमने 2 इंजन्स पढ़ लिए, जो कि हमारे एग्रीकल्चर, जिसमें हमने इतनी स्कीम्स देखी हैं, ठीक है। हमने आत्मनिर्भर भारत, हमने पल्सेस की बात की है, हमने इंडिया की रूरल प्रॉस्पेरिटी की बात की है, एज अ कैटलिस्ट की बात की है, और एमएसएमई में हमने इन्वेस्टमेंट और ये मिशन की बात की है कि हमारी सरकार कैसे चाहती है, ठीक है, कि कैसे हमारी इकोनॉमी, हमारे जो माइक्रो इंटरप्राइजेस सेक्टर, ये वाली चीज़ें हैं, एंटरप्राइज, ये कैसे अपने आप को डेवलप करें। तो थर्ड इंजन जो हम बात करते हैं वो हमारा है इन्वेस्टमेंट का। इस बार का जो हमारा डाटा आया है, या फिर आप बात करोगे इस बार का जो हमारा बजट है, इकोनॉमी से थोड़ा हट के इन्होंने लोगों के लिए बात की है। बियॉन्ड इकोनॉमी दे हैव टॉक्ड रिगार्डिंग पीपल, यू बिलीव, बट आई डू, क्योंकि इनका क्या इन्होंने थीम रखा है, इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। ये इन्वेस्ट सिर्फ इकोनॉमी में तो करते ही थे, अभी इनको लोग भी पसंद आ गए कि हम इनमें भी करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो हम स्टडी करते हैं सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। सबसे पहले ये स्कीम इन्होंने अंडर दी है। आंगनवाड़ी से आप क्या समझते हो कि मैम दलिया खिचड़ी है ना, ये चीज़ें होगी, बढ़िया, फ्री में मज़ा आ जाएगा, है ना, आप दोनों हम दोनों मिलके खाएंगे, चलो हो गया। बट मजाक नहीं, न्यूट्रिशियस की बात की गई है इस स्कीम में। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 का क्या मतलब है कि हम जो मतलब कि माल न्यूट्रिशन, ठीक है, जो कि अच्छा न्यूट्रिशन जिनको नहीं मिलता, जो चिल्ड्रंस को, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ठीक है, जिनको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उनकी हेल्थ केयर वगैरह ठीक नहीं रहती इन चीज़ों की न्यूट्रिशन की वजह से, तो उनको अच्छा प्रोवाइड करना है। एंड यू बिलीव मी, उन्होंने डाटा में क्या बोला है कि 8.8 करोड़, ठीक है, चिल्ड्रन को बेनिफिट होएगा, 1 करोड़ वुमेन को होएगा, और 20 लाख नॉर्थ वेस्ट रीजन की जो वुमेन है, दे विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। तो हमें आंगनवाड़ी में बेसिकली न्यूट्रिशियस फूड के रिगार्डिंग, जो मतलब जिनको चिल्ड्रंस वगैरह को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उनको ये चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट हमें बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज़। हमारा जो आईआईटी सेक्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे इनोवेशंस होते हैं, आपको पता है। टोटल आईआईटीज़ कितने हैं ये बात अभी मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे, ठीक है। आईआईटी सेक्टर में एक्सपेंशन करना का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारी जो सीट्स हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उनको भी बढ़ाना। अभी आईआईटी सेक्टर ग्रो करेगा तो ही नए अच्छे हमारे हमको डेवलपमेंट देखने की मिलेगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सेक्टर रहता है ये हमारा, ठीक है। तो 6500 सीट्स की बात की गई है,
ठीक है। आईआईटीज़ के बाद अगर हम डे केयर कैंसर सेंटर्स की बात करें, ये थोड़ा ना कैंसर वाला अगर बात आता है मेरा ना इमोशनल सा हो जाता है। क्यों? ये एक ऐसी बीमारी आप कह लो, है ना, डिजीज़, जो कि वी रियली विश कि हमारे दुश्मन को भी ना होए कभी। ठीक है। तो इनका क्या इंटेंशन है, डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स की हम ये एम्बिशन से चलेंगे कि जो कैंसर सेंटर हॉस्पिटल्स हैं वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो ही होए। और 2025 से 26 तक इनका क्या हमारे साथ वादा है कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स में ये वो सेंटर, मतलब डे केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल, कैंसर सेंटर्स ये खोल के रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिजीज़ ऐसा है कि जिसको भी होता है, ठीक है। एक तो अगर रूरल एरियाज, मतलब जहाँ पर उनके पास पैसे नहीं है, वो फैमिली के अंडर किसी भी एक इंडिविजुअल को हो गया तो उनके लिए तो मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है इस चीज़ से बाहर आना, क्योंकि हमको भी इस चीज़ का रिज़ल्ट पता है। तो वैसे तो इनका पहले चाहिए था कि ये चीज़ इनको इम्प्लीमेंट करें कि हर एक रीजन में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनको अवेलेबिलिटी करवानी चाहिए थी। बट स्टिल इफ़ दे हैव थॉट सो, और 100 डिस्ट्रिक्ट की उन्होंने बात की है 2025-26 में ये हॉस्पिटल्स खोलने की, तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड विल रियली होप फॉर अ गुड रिजल्ट बिकॉज इट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। ठीक। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा मतलब कि इंडियन लैंग्वेज। अभी इंडियन लैंग्वेजेस के लिए भी उन्होंने स्कीम हमारे सामने रखी है कि इन्होंने डिजिटल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं कि जो ये लैंग्वेजेस हैं जो बेसिकली स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए हमें लगती है, ठीक है, जो हमारे जो इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम स्कूल लेवल से हायर एजुकेशन तक हमको मतलब आनी काफ़ी ज़रूरी है। अब इसके रिगार्डिंग सरकार की क्या स्कीम है कि इसको डिजिटल फॉर्मेट में ये करेंगे। इन्होंने थोड़ा सा शिफ्ट किया है, आप कह सकते हो इन्होंने थोड़ा इन्हांसमेंट इस चीज़ में की है कि डिजिटल फॉर्मेट लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे स्कूल्स के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो ये लर्न करते हैं, ठीक है, जिनके ये सब्जेक्ट्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनके सब्जेक्ट को बेटर बनाने के लिए ये काफ़ी हेल्प करे। सो दिस इज़ बेसिकली भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। इसके बारे में हम नेशनल सेंटर्स, 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग की बात करते हैं कि 5 ऐसे नेशनल सेंटर्स ऑपरेट होने जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर यूथ की स्किलिंग को बढ़ाया जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कह सकते हो, एक्सीलेंस प्रोग्राम आप कह सकते हो, कि उनका इन्वॉल्वमेंट उनकी स्किल्स में, स्किल्स को इम्प्रूव करके क्या किया जाएगा कि जो उनकी इम्प्रूवमेंट होएगी हर एक सेक्टर में, वो जा पाएंगे, उनको पता होएगा, उनको नॉलेज होएगी, अच्छे उनका माइंड डेवलप होएगा। ठीक है। तो इट्स अ ग्लोबल विद द ग्लोबल एक्सपर्टाइज एंड पार्टनरशिप्स के इन्होंने सेटअप करना है ये 5 ग्लोबल, मतलब 5 नेशनल सेंटर एक्सीलेंस के लिए। ठीक है। अब हम अटल टिंकरिंग लैब्स की बात करते हैं। 50,000 खोलने की बात की है गवर्नमेंट स्कूल्स में। चलो ये लैब्स के हटके अगर मैं आपसे बात करूं, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अगर हम अच्छे लेवल के जैसे चंडीगढ़ वगैरह एरिया वो वाली साइड की बात करूं, वहाँ पर स्टिल हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, राइट। बट हम थोड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें, ठीक है, थोड़े ऐसे रूरल एरियाज़ है ना, वहाँ पे बात करें, जो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी है, सोचकर हंसी आई ना, मुझे भी आई। तो कहने का क्या मतलब है कि जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, ये लोग वहाँ पर ट्राई करेंगे कि अटल टिंकरिंग लैब्स बनाएं। टोटल 50,000 लैब्स टू बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। 5 साल में ये करेंगे। अच्छा, ये लैब्स मैंने बताया नहीं क्या होते हैं। एक ऐसी वर्क स्पेस है जहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इनोवेशंस, नई नई टेक्निक सीखते हैं, नई नई चीज़ें करना सीखते हैं, ठीक है। और अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर ये चीज़ लेकर आना, मतलब कि वहाँ के स्टूडेंट्स का माइंड डेवलपमेंट करना, दैट इज़ रियली अ वेरी बेटरमेंट फील्ड फॉर द यूथ। क्योंकि स्कूल लेवल से ही हम आगे जाके हम एक एस्पिरेंट बनते हैं, हम एक लर्नर अच्छे से बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमारा बेस जो है वो क्लियर होता है। तो दिस थिंग इज़ वेरी यूनिक एज वेल, एक काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्टली, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही ज़माना है, आप कह लो, क्योंकि आज के टाइम पे जो चीज़ इंसान नहीं कर सकता वो रोबोट कर सकता है।
ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रहते हमने इतना कुछ नई नई चीज़ों, हमने टेक्नोलॉजी के साथ हम फेमिलियर हुए हैं, इतना कुछ नया हमको देखने को मिला है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करनी तो सरकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इन्होंने 500 करोड़ तक की बात की है। वैसे अगर हम एक पर्सपेक्टिव रखें तो आई थिंक इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकती थी, बट स्टिल आपका क्या मानना है इस चीज़ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और हमने क्या बोला कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मतलब कि इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में इन्होंने करने की बात की है इतने तक की। कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, हेल्थ सेंटर रूरल, मतलब जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, ठीक है, हेल्थ सेंटर्स की बात की है, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स की बात की है, गवर्नमेंट के सारे स्कूल्स में वहाँ पर वो प्रोवाइड करने की बात की है ताकि उनकी बेटरमेंट हो, ठीक है। मतलब मुद्दा हम बार बार रूरल एरियाज़ पे ही आ जाते हैं इकोनॉमी, क्योंकि मुद्दा ही वो है, डेवलपमेंट ही वहाँ चाहिए। जो चीज़ ऑलरेडी डेवलप्ड है वहाँ पैसा लगा के क्या करोगे, वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। सो काइंड ऑफ कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स, ठीक है। और हेल्थ सेंटर्स में भी और सेकेंडरी स्कूल्स में भी रूरल एरियाज़ में। नेक्स्टली हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करें, काफ़ी लोग नीट देते हैं, काफ़ी लोग MBBS में मतलब MBBS ऑप्ट करते हैं टू बी बिकम गुड डॉक्टर्स, ठीक है। ये फील्ड उनका डिसीजन होता है कि उन्होंने आगे जाके अच्छे डॉक्टर्स बनना है, ठीक है। तो इस फील्ड में भी हमें क्या चेंजेस देखने को मिला है कि 10,000 सीट्स इनका गोल है। गोल इनका 75,000 सीट्स है, बट 10,000 एडिशनल सीट्स ये कर देंगे, ठीक है, विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब 10,000 एडिशनल सीट्स होंगे और 75,000 टिल हमारा गोल है कि ये जो सीट्स हैं, जैसे हमने IIT की बात की, वो एक हमारा सेक्टर है, वो हमारी एक ऐसी फील्ड है, वैसे ही हमारी जो एडिशनल सीट्स 10,000 की हमने मेडिकल की बात की हुई है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक ऐसी स्कीम है जो कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्पेशली हमारी सरकार ने पेश की है। इसमें हम क्या फोकस करते हैं, टू बी रिवैम्प्ड विद इन्हांस्ड लोन। मतलब मेरी बात सुनो, जो स्ट्रीट वेंडर्स हमारे होते हैं उनको सबसे इम्पॉर्टेंट, उनको ध्यान रखना भी हमारी सरकार का काम है। तो वो काम के लिए उन्होंने क्या चीज़ इन्हांसमेंट की है कि लोन्स प्रोवाइड, ठीक है। उन्होंने लोन्स पे काफ़ी फोकस किया कि बैंक उनको लोन प्रोवाइड करें। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कितने स्ट्रीट वेंडर्स होंगे हमारे इंडिया में, क्या रेशो, क्या परसेंटेज, इसकी हम कैलकुलेट ही नहीं करते, क्यों, पता ही नहीं कितने हैं, ठीक है। तो हम कहने का क्या मतलब है कि जो हमारी सरकार है वो किस तरीके से उनकी हेल्प करना चाहती है, बाय प्रोवाइडिंग देम लोन्स बाय द बैंक्स, ठीक है। और नेक्स्टली UPI लिंक क्रेडिट कार्ड्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट, मतलब उनको हर तरीके से जैसे जैसे इकोनॉमी बिल्डअप करते हैं हम, ठीक है, जो जो फील्ड में हम पैसा लगाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ये फील्ड में भी होनी चाहिए। एम आई राइट? तो इसके लिए UPI लिंक क्रेडिट कार्ड्स की अवेलेबिलिटी, ठीक है, बैंक्स से लोन प्रोवाइड करना स्ट्रीट वेंडर्स को, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्टली आई टॉक अबाउट वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के वर्कर्स हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये जो सारी चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं, इसकी फैसिलिटी दी गई है। ई-श्रम पोर्टल एंड हेल्थ केयर अंडर PM जन आरोग्य योजना। ये इसमें क्या हमें ये चीज़ बताई गई कि जो रजिस्ट्रेशन, ये जो सारी फॉर्मेलिटीज़, ये चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी ईजी तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि काफ़ी अच्छा इन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया कि ये चीज़ें हो जाया करेंगी, ठीक है। ये मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स की बात करते हैं, तो ये हमें इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन में देखने को मिला। तो अभी आप ये चीज़ समझो कि हमने 3 इंजन्स कर लिए। चौथे पे हम आते हैं एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग। एक्सपोर्ट्स से क्या मतलब कि भाई हमारे पास डॉलर्स आ रहे हैं, हम अपने पैसा, मतलब अपने जो प्रोडक्ट्स हैं हम बाहर बेच रहे हैं, हमारे पास डॉलर्स आ रहे हैं। जी नहीं, सिर्फ ये चीज़ नहीं, हाँ काइंड ऑफ आप कह सकते हो, बट इसका इंटेंशन क्या है, कोई भी सरकार अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, या उसमें आप कह सकते हो उसको रन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, ये जो फैक्टर है हमारे एक्सपोर्ट्स का, ये काफ़ी क्रूशियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इन्होंने कुछ स्कीम्स दी हैं, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट, मैंने बोला इंपॉर्टेंट होता है, बट क्यों होता है वो भी आप चीज़ सुन लो कि हम अपने प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट है हम बाहर फेमस करवाते हैं, हम बाहर बेचते हैं, हमारे पास फॉरेन करेंसी ऐड होती है, हमारी GDP तो हमारी बढ़ेगी, ठीक है, हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ती है। आप ये चीज़ समझोगे
कि जो हमारा एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारे करेंसी लेकर आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारे लिए बेटर हो जाता है कि हमारे इंडिया में फॉरेन करेंसी आती है, ठीक है, उससे हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं, कितने ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हम मिशन की बात करें तो सबसे पहले मिशन की बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जो इन्होंने हमारे पास लेकर आए हैं। ये क्या है, विद द सेक्टोरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट्स टू फैसिलिटेट एक्सेस टू, देखो एक्सपोर्ट्स जो करते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन मतलब एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना के लिए ये एक स्कीम है, ये चीज़ समझो। इन्होंने 3 चीज़ें कैटेगराइज की है इसमें, क्रेडिट, क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटी एंड सपोर्ट टू MSMEs। इसका क्या मतलब हो गया कि अच्छे से क्रेडिट प्रोवाइड करना, क्रेडिट लोन प्रोवाइड करना, किसको, जो बंदे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनको अच्छा अवेलेबिलिटी हो जाएगी, क्रेडिट प्रोविजन हो जाएगी, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर हमारे देश से देश जो फैसिलिटी है, ठीक है, जहाँ पर हम एक्सपोर्ट्स भेजते हैं, ठीक है, उस चीज़ के रिगार्डिंग ये बात उनका सपोर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट इज MSMEs का इंजन हमने पढ़ा है। MSMEs क्या थे, हमारे एंटरप्राइजेस थे, उनको सपोर्ट करना, ठीक है, कि ताकि वो भी एक्सपोर्ट्स कर पाएँ, ठीक है। उनके जो एंटरप्राइजेस, जो ये हमारे माइक्रो लेवल के एंटरप्राइज हैं, इनको एक्सपोर्ट्स प्रमोशन हो, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर जाएं, ठीक है, फैसिलिटी ये भी कमाएं, क्यों ना, क्योंकि सरकार को पैसा देते हैं हम, ठीक है, तो इनका नहीं बनता क्या। एंड टू टैकल नॉन टैरिफ मेजर्स इन ओवरसीज मार्केट। सो बेसिकली ये मिशन हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन के रिगार्डिंग बात करता है। नेक्स्टली हम बात करते हैं भारत ट्रेड नेट। ये भारत ट्रेड नेट BTN से आप क्या समझते हो, एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, क्या कह सकते हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, यूनिफाइड डॉक्यूमेंट मतलब फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, मतलब कि एक अच्छा डिजिटल मेथड है डॉक्यूमेंटेशन का, जो काफ़ी एक यूनिक मेथड है इंटरनेशनल हमारे ट्रेड के लिए, ठीक है। हमारे इकोनॉमी में हमारा ट्रेड सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस के लिए ये हमारी स्कीम हमें बताई गई है। सपोर्ट फॉर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ऑब्वियसली ग्लोबली लेवल पे ये हमारे सपोर्ट करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC, अपना ट्रेड में एक्सपोर्ट्स में काफ़ी हो सकता है कंफ्यूज हो कि मैम हमने पहले मिशन के रिगार्डिंग पढ़ा, फिर हमने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ा, तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, इनका इंटेंशन क्या है कि पैसा आए जाए, प्रोडक्ट आए, इकोनॉमी बढ़े, मतलब वही बातें सारी चल रही हैं। बट बेटा इकोनॉमी के लिए, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी है, क्या है हमारी इकोनॉमी, अभी इतना मैंने लेक्चर दे दिया, अभी तक आपको इकोनॉमी का मतलब नहीं पता। मतलब हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना है, इंडिया का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, यू ऑल नो वाई, अभी तक डेवलप्ड क्यों नहीं है एज कम्पेयर टू अदर, बाकियों की इकोनॉमी क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग है, क्यों, रीजंस, फाइंड आउट द रीजंस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उनका कंट्रोल है अपनी इकोनॉमी, उनके स्ट्रक्चर पे, उनकी इन्वेस्टमेंट, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका एफर्ट, उनके इनोवेशंस आर फार, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब कंपैरिजन अगर हम करें तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वहाँ पे मिलेगी। तो इकोनॉमी को डेवलप करना हमारे इंडिया की डेवलपिंग स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि डेवलप्ड तक जाने के लिए आप ये बताओ, या फिर विकसित भारत बनाने के लिए, तो उनका एक हमने जर्नी ऑफ डेवलपमेंट पढ़े, तो एक्सपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड पार्ट में हम GCC की बात कर रहे थे। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, ये कौन से सेंटर्स होते हैं, तो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स वो सेंटर्स होते हैं जो हमारे MNCs में काफ़ी हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें GCC के बारे में क्या पता लगता है कि एज गाइडेंस टू स्टेट्स फॉर प्रमोटिंग, मतलब इनको प्रमोशन इनकी करना इन एमर्जिंग 2 टायर सिटीज़, मतलब 1 टायर जो हमारी सिटीज़ होते हैं उनके लिए तो काफ़ी हो ही जाता है, बट 2 टायर सिटीज़ में से जो हमारी 2 टायर सिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर इस चीज़ को प्रमोट करना, सपोर्ट करना, ठीक है, ताकि उनके बिजनेस लेवल वहाँ पे जो हैं, ठीक है, उसका काफ़ी हेल्प मिले। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, इसमें बेसिकली ये पॉइंट में इन्होंने क्या समझाया, आप समझते हो कि जो प्रोडक्ट्स हैं जो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम, तो प्रोडक्ट स्टोर होके वहाँ जाते हैं, वहाँ पर अगर इतनी फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है, हम यहाँ से प्रोडक्ट अच्छा नहीं भेज रहे, अच्छा भेज रहे हैं, बट इन ट्रांसपोर्टेशन एनीथिंग मतलब हैपन, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट सही नहीं रहते, तो
इट्स अ वेरी है ना कि काफ़ी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती इन द सेंस कि हमें उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता इतना ना, फिर फाइनेंस आप कह सकते हो फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, ठीक है। और हमारा यार इंडिया का प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, हम क्यों नहीं चाहते अच्छी क्वालिटी का हम भेजें, तो मतलब कि उसकी जो क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट की, अगर हमारा फ़र्ज़ है कि हम अगर बाहर भेज रहे हैं हमारा प्रोडक्ट तो उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब हम बाहर के प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर आते हैं इतना मतलब जो अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर बाहर फॉरेन जो हमारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये सारी जो हैं यहाँ पर उनकी मतलब उनका ट्रेडिशंस वगैरह इतने फॉलो करने लग गए लोग, तो इंडिया का जो प्रोडक्ट्स है वहाँ भी मशहूर आप कह सकते हो फेमस होने चाहिए, राइट। तो वेयर हाउसिंग क्वालिटी इन्होंने गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग दी है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि किस चीज़ के लिए, टू फैसिलिटेट अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एयर कार्गो इंक्लूडिंग हाई वैल्यू, कि मतलब वैल्यू क्वालिटी की बढ़े और मतलब जो भी ये स्टोरेज प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको ना फेस करनी पड़े, ठीक है। नेक्स्टली वी टॉक अबाउट, अभी हमने 4 प्रपोजल्स मतलब हमने 4 इंजन्स के रिगार्डिंग बात कर ली, दैट विल बी मेन, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अभी हम प्रपोजल्स की बात करते हैं, हमारे सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। आई रियली नो कि आप 12 लाख की वेट कर रहे हो कि मैम इतना लेक्चर हो गया, अब तक 12 लाख वाली बात नहीं है, आएगी, सब्र रखो, रुको ज़रा, पेशेंस, हैव पेशेंस। तो हम सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की बात करते हुए हम बताएंगे कि रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ। अच्छा, यहाँ पे क्या चेंजेस आया, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने रखी गई हैं। देखो, रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट, काफ़ी अलग अलग टैरिफ रेट्स होते हैं, ठीक है। 7 गवर्नमेंट की क्या बात है, 7 टैरिफ रेट्स को उन्होंने रिमूव करने की बात की है। अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज, मतलब दोनों में से सिर्फ एक चीज़ अप्लाई करो, ठीक है। अभी सेस और सरचार्ज क्या होता है, सेस का मतलब वो कि जो टैक्स मतलब हेल्थ केयर एजुकेशन पे लगता है, सरचार्ज थोड़ी एडिशनल फीस आप कह सकते हो वो होगी। इनका क्या इंटेंशन है कि दोनों में से एक चीज़ अप्लाई की जाए। नेक्स्टली हम बात करते हैं अप्लाई इक्वलेंट सेस टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस एंड मोस्ट आइटम्स। मतलब क्या है कि इक्वलेंट सेस की मतलब एक इक्वल रेट का मतलब सेस लगाया जाए, ठीक है, मतलब उसकी जो इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करी जाए और लोअर सेस ऑन सर्टेन आइटम्स। ये टैक्स तो टैक्स होता है, ठीक है, बट हमारी सरकार क्या चाहती है, या फिर अगर हम अपनी बात करें हम क्या चाहते हैं कि जो ये टैक्स लगे ये नॉमिनल, मतलब कि काफ़ी नॉमिनल लेवल का आप कह सकते हो, एक सही लेवल का लगे ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स ना आए। मैंने सेस की आपको डेफिनेशन बताई तो उन्होंने वही चीज़ बोली कि इक्वलेंट सेस लगना चाहिए, ठीक है, और कुछ आइटम्स में कम भी कर देना चाहिए, लोअर सेस, ठीक है, उन सर्टेन आइटम्स, तो वो चीज़ होएगी। अगर हम सेक्टोरल स्पेसिफिक प्रपोजल्स की बात करें, मेक इन इंडिया एग्जम्पशन टू ओपन सोर्स फॉर एलईडी एलसीडी टीवी, जो हमारे टीवीज़ की बात करें, ठीक है, उस पर जो हमारा टीवी वगैरह हम लेकर आते हैं एलईडी, उस पर भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, सबको पता है, ठीक है, उस पर थोड़ी सी एग्जम्पशन कर देंगे, ठीक है। लूम्स फॉर टेक्सटाइल्स, कैपिटल गुड्स, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, मोबाइल्स फ़ोन, इसके लिए एग्जम्पशन करने की बात की है, क्योंकि इस पे भी जो टैक्स लगता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम एग्जेम्प्ट कर देंगे फॉर बेसिकली अस पब्लिक के लिए कि थोड़ा बेनिफिशियल हो। प्रमोशन ऑफ एमआरओ एग्जेम्पशन फॉर 10 years ऑन गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग एंड शिप फॉर ब्रेकिंग एक्सटेंशन, मतलब कि टाइम लिमिट जो हमारे रेलवे गुड हैं इम्पोर्ट होते हैं, ठीक है ना, उसकी जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंशन हो, ठीक है। एग्जाम्पशन 10 साल की एग्जाम्पशन गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग कि उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिए वो चीज़ें, ध्यान से देखो ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट प्रमोशन ड्यूटी फ्री, मतलब ये सारे हमारे कुछ सेक्टोरल स्पेसिफिक प्रपोजल्स हैं जो कि काफ़ी हद तक एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं, या फिर इन्होंने बोला कि हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, या फिर टैरिफ रेट्स की बात करो, सेस की बात करो, ये सारी चीज़ें जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इसको एग्जेम्प्ट करने की बात की गई है, ठीक है, ये प्रपोजल्स रखे गए हैं। एडिशन की बात करें, इसके साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस में इन्होंने क्या इंक्लूड किया, 36 लाइफ सेविंग ड्रग मेडिसिन इन एक्सेम्प्टेड लिस्ट। हमारी जो एक्सेम्प्टेड लिस्ट है, एक्सेम्प्टेड लिस्ट से आप समझते हो ना, जो चीज़ हम एक्सेम्प्ट कर रहे हैं मतलब छोड़ रहे हैं कि ये इस पर ये चीज़ नहीं लगेगी, वहीं में 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स ऐसे हैं जिस पे हम नहीं लगाएंगे। अब नीचे लिखा हुआ है मेडिसिन फॉर रेयर डिजीजेस, कैंसर, सर्वर क्रॉनिक डिजीजेस,
मतलब ये वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिस पे हम मतलब टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। लाइफ सेविंग ड्रग्स या फिर ड्रग्स इन द सेंस मतलब मेडिसिन ही आप कह सकते हो, काफ़ी ज़रूरी होती हैं ये मेडिसिन। और 36 टोटल इन्होंने अमाउंट बताई है कि इन पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद 6 मेडिसिन पे 5% ड्यूटी लगेगी, ठीक है, 5% ड्यूटी लिस्ट में आएगी। 37 मेडिसिन और 30 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम आएंगे। मतलब ये मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात की गई है। इम्प्रूविंग असेस इन लाइफ सेविंग, हमारी जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उस पर यहाँ पर फोकस किया गया है इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में। नेक्स्ट, द टाइम वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर। 12 लाख की बात आ गई, मिडिल क्लास की बात आ गई, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही था, ठीक है। कि बजट में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ ने वो वीडियो को या फिर उनको निर्मला सीतारमन जी को सुना है ना, तो बार बार वही वीडियो बार बार रिपीट पे देखी है, सिर्फ ये चीज़ के लिए कि मिडिल क्लास को क्या बोला है कि 12 लाख जिसकी इनकम 12,17,000 तक है, 75,000 एक्चुअली, वो एक्चुअली स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, ठीक है, जो उनकी इनकम है, तो उससे उस पर उन वहाँ तक की जिनकी इनकम है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट इन केस, मैं आपको पहले थोड़ा स्ट्रक्चर समझाती हूँ। ये हमारा न्यू रजाइम है कि ये टैक्स का क्या सिस्टम होता है, ये आपको बताती हूँ। बट पहले क्या होता था ना, 7 लाख जिसकी इनकम होती थी उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। उसके बाद वाले जिसकी 10 लाख है उनका अलग स्ट्रक्चर था। अभी यहाँ पर क्या कर दिया, 12 लाख की हमने बात की, 12,75,000 की, राइट। बट जिनकी इनकम 15 लाख 20 लाख यहाँ तक की इनकम एक साल की है, तो वो क्या करेंगे, ये रजाइन के अंडर आ जाएंगे। जैसे कि 4 से 8, जिनसे 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, मतलब उनका फिर 15 लाख वाले फिर यहाँ से आ जाएंगे। जैसे कि 5%, यहाँ का 5% बनता है, जैसे कि 20,000 हो गया, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर जो अप्लाई होगा फिर उनको होगा। बट मिडिल क्लास के लिए ये चीज़ बेनिफिशियल हुई है या नहीं हुई है, आपका क्या मानना है, आई रियली लाइक टू नो, ठीक है। सो हमें मिडिल क्लास के लिए हमारे डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी हमें नई चेंज देखने को मिली। नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन ऑफ TDS TCS। ये जो हमारे टैक्सेस ये जो हमारे TDS TCS होते हैं उसमें उन्होंने क्या बोला है कि फ्रॉम 50,000 to 1 लाख इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। जो हमारी ईजिंग हमारी जो डिफ़िकल्टीज हमें TDS वगैरह भरने में होती थी, ठीक है, तो उन्होंने थोड़ी सी हमें हेल्प की है। एनुअल लिमिट जो हमारी है 2.40 लाख थी TDS रेंट के लिए, उन्होंने इंक्रीज कितनी कर दी, 6 लाख तक बढ़ा दी है। ये थोड़ा डाटा स्पेसिफिक है, दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है, क्योंकि बजट का 100% श्योरिटी है कि जैसे अप्रैल में हमारा PCS का एग्जाम है, तो हमको बजट के रिगार्डिंग एक आधा क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आई थिंक मोर देन वन रियली, जैसे जिस तरह का हमारा बजट है। कंपाइलेंस बर्डन की बात करें, उन्होंने कम करने की ट्राई की है कि रिड्यूसिंग स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस, हमारे स्मॉल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हमारी ट्रस्ट होती हैं, उनका जो टाइम पीरियड है वो भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन पीरियड है जिसपे जैसे काफ़ी लोग जुड़े होते हैं हमारे स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ, ठीक है, उनका जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है ना वो भी बढ़ा दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। नेक्स्टली अगर मैं बात करूँ, हमारा सरकार का पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, आपको क्या लगता है? गुप्त चीज़ें मत बोलो कि ऐसे खाती है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा स्ट्रक्चर मैंने समझाया हुआ है कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज़। बोरोइंग्स जो सरकार पैसा लेती है, बोरो करती है, कहाँ कहाँ से बोरो कर सकती है, बोरो तो RBI हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ से कर सकती है, पब्लिक से कर सकती है, और उसके अलावा, ठीक है, जो कंपनीज़ वगैरह है ना, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाती है वगैरह, वहाँ से हमारे ये पैसा ले सकती है। तो 24% का डाटा हमें बताया हुआ है कि सरकार को मिलता है 24% का फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स लेती है, टैक्स इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ द रिसिप्ट्स और रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। टेक इन माइंड कि इनकम टैक्स से हमें 22% मिलता है, बट सबसे ज़्यादा हमें बोरोइंग से मिलता है। उसके बाद हम अगर बात करें GST की, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, अदर टैक्सेस है ना, कॉरपोरेशन टैक्स जो हमारे पे लगता है, कस्टम्स, नॉन डेप्ट, ये सारे वो हैं जहाँ से हमारी सरकार अपना पैसा इकट्ठा करती है। देखो याद रख लो, पता होना चाहिए कि सरकार का पैसा आता कहाँ से है, ठीक है। तो जाता कहाँ है, आ तो गया मैम, जाएगा कहाँ? अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ चेंज हुई है कि
जो हमारा पैसा इस बार ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया ना इन्होंने एक्सपेंडिचर की, अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा राज्यों में स्टेट शेयर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में किया है, सबसे ज़्यादा 22%। इसका ना परसेंटेज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा कहाँ इन्होंने किया, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड, मतलब करेंगी स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर सब्सिडीज़ की। इसके बाद सेंट्रल सेक्टर जो हमारी स्कीम है, जो हमारे सेंटर, हमारा जो सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल हमारा सेक्टर है, उस वहाँ पर उन्होंने काफ़ी स्कीम्स, डिफेंस स्कीम, सब्सिडी स्कीम्स की बात की है, वहाँ पर पैसे लगाने की, जैसे 16% यहाँ है। फिर हमारा इंटरेस्ट, जो हमारे इंटरेस्ट पेमेंट भरना ही पड़ता है, गवर्नमेंट को, सरकार को भरना पड़ता है हमारा इंटरेस्ट, जो हमारी पेमेंट्स होती हैं। और ये सारे, जैसे हमारी पेंशन्स जो होती हैं 4% वहाँ देंगी। दैन एक्सपेंडिचर, दैन स्कीम्स एंड फाइनेंस कमीशन को कितना मिलता है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो हमें क्या पता लगा कि पैसा आता कहाँ है और जाता कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट, रैशनलाइजेशन ऑफ टीडीएस और टीसीएस। टीडीएस मतलब क्या, टैक्स डिडक्शन जो हमारी होती है, लिमिट होती है। यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो ना सीनियर सिटीजन्स के लिए किया गया है। काफ़ी अच्छी बात है कि ये हमारी जो सरकार है, इन्होंने जो ये बजट ये वाला पेश किया है, इन्होंने काफ़ी छोटे से छोटे, बारीक से बारीक चीज़ का ध्यान रखा है। और जो लिमिट है सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की, इन्होंने बढ़ा दी है, 50,000 से लेके 1 लाख तक कर दी है। और जो हमारी लिमिट है रेंट भरने की भी ना एक लिमिट होती है, उसको भी इन्होंने इंक्रीज़ किया, टिल 6 लाख तक कर दिया, ठीक है। अगर हम वॉलंटरी कंपाइलेंस की बात करें तो इनके टाइम लिमिट जो कि बेसिकली 2 साल की होती है, ठीक है, इसको भी बढ़ा दिया है। तो इन्होंने वॉलंटरी कंपाइलेंस टीडीएस के अलावा इन्होंने बर्डन भी रिड्यूस किया। जैसे हमारे काफ़ी स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हमारे ट्रस्ट होते हैं जिसके हम ऐड होते हैं जिनके साथ, ठीक है, उनका जो टाइम पीरियड है, उनका जो रजिस्ट्रेशन पीरियड है, उनमें भी हमें काफ़ी चेंज देखने को मिला है। 5 साल से लेकर 10 साल तक कर दिए। ये थोड़े से चेंजेस हैं जो मतलब लेकर आई है हमारी गवर्नमेंट, मतलब लेकर आना चाहती है, अभी तो दिखाया है इन्होंने। अभी हम रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर की मैंने बजट का डेफिनेशन बताने का मेरा इंटेंशन ही क्या थी कि आपको समझ आ जाए कि रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर चार्ट हमें दिख रहा है, रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, जिसको नहीं पता इस वीडियो से उनको क्लैरिफाई हो जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं कि जो पैसा होता है हमारे टैक्सेस के फॉर्म से, जैसे कि जीएसटी वगैरह है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारे टैक्सेस के फॉर्म से जो पैसा सरकार के पास आता है। और कितना इन्होंने बोला कि 2025 से 2026 तक कितना ऑलमोस्ट आ सकता है, 34.2 लाख करोड़ इन्होंने बात की है कि इतना इन द टैक्सेस के फॉर्म में रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमें मिलेंगी। और ये सारा डाटा कि पहला एक्चुअल में कितना आया है और इस बार इन्होंने कितना एस्टिमेशन लगाया कि इतना आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, बोरोइंग्स और लाइबिलिटीज़ जो हम बात करके आए कि जो पैसा बोरो करती है हमारी सरकार, ठीक है, वो इन्होंने कितना आइडिया लगाया कि कितना कर सकती है, 16.4 लाख करोड़, ठीक है, ये कर सकती है। ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स होगी। तो ये सारा डाटा है। जैसे 2023 में एक्चुअली इन्होंने कितनी बोरिंग की थी, 17.1, फिर इन्होंने लैक किया, फिर 16.9, फिर 16.3, अभी 4 पे आ गई, ठीक है, इधर एस्टिमेशन लगाया है। तो ये सारे रिसिप्ट्स हैं कि पैसा कहाँ से आता है, रेवेन्यू में, इनडायरेक्ट मतलब टैक्सेस के फॉर्म में, और अगर हम कैपिटल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि बोरोइंग के। अगर हम एक्सपेंडिचर भी जाता कहाँ है पैसा, इसकी बात करें तो हमने क्या देखना है कि 12.5 2023-2024 में 12.5 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर। अच्छा, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव क्यों लिखा है, क्योंकि ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो हमारी सरकार करती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अच्छा, आई वुड लाइक टू नो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर ये एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो क्या मतलब कि यूथ को हेल्प होएगी, बेनिफिट होएगा? क्यों नहीं होएगा? अभी एम्प्लॉयमेंट चाहिए। मुद्दा किस चीज़ का चल रहा है कि यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ग्रो। हालांकि हाँ, काफ़ी हद तक है भी, बट स्टिल बहुत ज़्यादा नीड है और हमें डेवलप करने के लिए। तो हमारी सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगी, मतलब एक्सपेंडिचर वहाँ पर करेगी, तो इट वुड ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होएगी, है ना, यूथ को बेनिफिट होएगा। और इन्होंने एस्टिमेशन 15.5 का, मतलब इतने सालों में से सबसे ज़्यादा इन्होंने एस्टिमेट अभी लगाया कि हम 15.5 का
लाख करोड़ का हम एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और अगर हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो 2025-26 में इन्होंने 39.4 कि ये वाला जो एक्सपेंडिचर होता है ना, जो पेंशन्स होती हैं आर्मी ऑफिसर्स को, है ना, या वैसे सारी डिफेंस को, ये जो पैसे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको भी जाना चाहिए, वो हमारे देश के लिए इतना कुछ करते हैं, है ना, या जो पेंशन्स वगैरह हैं, ठीक है, ये जो पैसा जाता है ये वहाँ जनरेट होता है। और उन्होंने कहा है कितना ये कंट्रीब्यूट करेंगे 2025-26 में से एस्टिमेशन लगाया है 39.4 लाख करोड़ का, ठीक है। तो ये हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है। जिनको बेस नहीं पता तो वो डाटा में थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि ये किस चीज़ के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ के रिगार्डिंग हमें पता लगता है। रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग पढ़ लिया। अभी देखो हम थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, अभी थोड़ा सा मैं जूम करना चाहती हूँ। टोटल ट्रांसफर्स टू स्टेट और यूटीज़ की कितनी हुई है, कि जो ये मतलब कह रहे हैं कि 2025-6 में से एस्टिमेशन लगाया है 25.60 तक ये ट्रांसफ़र करेंगे हमारी स्टेट्स को और यूटीज़ को। हमने क्या बात की कि स्टेट्स में इनका टोटल ट्रांसफ़र वैसे ही कितना आ रहा है, अगर हम ईयरली बात करें तो 2021 से 22 की इनका 17.6 रहा है, 18.65 ऐसे इनका बढ़ा है कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट, इनकी ट्रांसफ़र कितनी गई है। बट इस बार इन्होंने 25.60 तक का बोला है कि ये कंट्रीब्यूट या इनका ट्रांसफ़र हमारे राज्यों को, हमारे यूटीज़ को, ठीक है, दिल्ली हो गया, है ना, जम्मू कश्मीर, हमारे पुडुचेरी, हमारे जो यूटीज़ हैं, ठीक है, इसमें रहेगा। इसके बाद बात करें तो बजट फॉर मिनिस्टर्स, अच्छा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे मिनिस्टर्स जो हैं उनके पास हमारा मतलब क्या बजट, उनको कितना पैसा मिलेगा। अभी ये चीज़ जानने का बड़ा इंटरेस्ट होता है कि अच्छा इसके पास कितने गए, है ना, ये वाले सेक्टर में कितने गए, ठीक है, एजुकेशन के कितना ये लगा रहे हैं, ठीक है। अभी डिफेंस की बात करें तो इन्होंने इतना बोला है दैट 4,91,732 करोड़, ठीक है, इतना डिफेंस का बजट इन्होंने बोला है कि डिफेंस को इतना जाएगा। रूरल डेवलपमेंट ने इन्होंने बोला है 2,66,817 करोड़, ठीक है। और ऐसे हमारे होम अफेयर्स में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन और हेल्थ में इन्होंने बोला है 1,28,650 करोड़ का इन्होंने बोला है कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। 98,003, ये जो सारा कंटेंट है, ये सारा डाटा, जैसे सोशल वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये हमारे सारे मतलब सेक्टर्स आ गए आप कह सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आ गई कि कहाँ पे हमारा जो बजट है ये कहाँ कहाँ लगेगा। अभी ये सारा जो डाटा है ये ऑब्वियसली यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। हमको छोटी से छोटी चीज़, जैसे मैंने बोला कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है याद करनी। तो जो हमारा बजट, स्पेशली अगर हम इन चीज़ों के, हमारे एजुकेशन में फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछ लेता है कि कितना भाई बजट तय हुआ, ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जाननी। और हम एग्ज़ाम लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमको वी शुड बी बिहेव एज अ सिविल सर्वेंट दैट वन हु हैव नो, हु शुड नो दैट एवरीथिंग रिगार्डिंग द सोसाइटी और इकोनॉमी और इंडिया, ठीक है। आई होप इस बार का बजट आपको अच्छा लगा हो। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप क्या बिलीव करते हो कि हमारा जो ये बजट पेश हुआ है वो कैसा है। होप यू लाइक दिस वीडियो, जॉइन, सब्सक्राइब ड्रीम IAS। सो थैंक यू एवरीवन। बस।